myself, Yognik Baghel, Indian Revenue Service. I am right now Assistant Commissioner under trainee. आज बेसिकली हम ये बात करेंगे कि हाउ टू अप्रोच द एग्जाम, राइट? इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया, अप्रोच। और ये पूरा खेल इज ऑल अबाउट अप्रोच एंड एटीट्यूड। क्योंकि पढ़ाई तो हम सब कर लेंगे, एंड पढ़ाई जो आप करेंगे वही आपके आजू बाजू बैठे हुए वाले जो बच्चे हैं वो भी वही करेंगे। और जो बाकी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या देश के किसी भी कोने में पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए, पढ़ाई एवरीबडी इज गोइंग टू डू द सेम सोर्सेज, सेम किताबें, सेम मटेरियल, सब लोग उसी से पढ़ेंगे। देन व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, राइट? ये सोचना पड़ेगा वो एक चीज क्या है विच विल गिव यू एन एज अबव अदर्स। दैट वन थिंग इज एटीट्यूड, दैट इज अप्रोच। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करने आए हो, क्यों करने आए हो। जब वो समझ जाओगे तो कैसे करोगे ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, एक सवाल अक्सर इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो पूछते हैं, सिविल सर्विसेज करनी क्यों है? तो इसका एक जवाब बनेगा ये वो है, ठीक है? जब भी हम जॉब लेने जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पैकेज क्या है, ठीक है? पैकेज केवल सैलरी नहीं होता है, पैकेज सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसमें फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, पर्क्स क्या मिलेंगे, कितना, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द वर्क आवर, छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, प्रमोशन का क्या एस्पेक्ट्स है, करियर प्रोग्रेस, करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है उसके अंदर, मैन मैनेजमेंट कितना कर पाएंगे, पावर कितना होगा, एंड ऑफ द डे सेटिस्फैक्शन कितना होगा, राइट? ये सारी चीजें जो होती हैं ये डिसाइड करती हैं जॉब पैकेज को। अगर ये सारी चीजें हम गिने और कंपेयर करें सिविल सर्विसेज की किसी भी और जॉब से, तो सिविल सर्विसेज इज द बेस्ट जॉब पैकेज इन द कंट्री राइट नाउ। इट इज द बेस्ट जॉब पैकेज। काफी अच्छी सैलरी है, पे कमीशंस के बाद बहुत अच्छी सैलरी हो गई है। सैलरी अच्छी क्यों है? क्योंकि आप जो मिलेगा दैट इज योर डिस्पोजेबल इनकम, उसका खर्च नहीं होगा कहीं पे। अकोमोडेशन विल बी टेकन केयर ऑफ, फूड विल बी टेकन केयर ऑफ, आना जाना, पेट्रोल, गाड़ी, बंगला, विल बी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। जो बचेगा सारी सेविंग्स है, ठीक है? उसके बाद भी देन देर इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि जो मौका यहां मिलेगा काम करने का कहीं नहीं मिलेगा। डू यू नो व्हाई? वो है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर कांस्टेबल हैं तो भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एसआई हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप बीडीओ के पद पे गए हैं एंट्री करिए तो भी हेल्प कर सकते हो। इनफैक्ट काम तो आपका वही है ना, काम आपका वेल डिफाइंड है, आपकी ट्रेनिंग होगी, किसी भी जॉब में जाओगे बताया जाएगा आपका रोल क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, सब बताया जाएगा। सिविल सर्विसेज में होता क्या है, स्केल बहुत बड़ा होता है। जो पहला पद मिलेगा ना उसमें भी शायद आसपास के आजू बाजू के सारे ब्लॉक्स और जिलों के लोग मिला के आपको रिपोर्ट करेंगे। मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे, कमिश्नर बनने में शायद तुम्हारी पूरी यूथ निकल जाए, पूरा करियर निकल जाए, तब तब जाके तुम उस लेवल पे आओगे। मैं एंटर किया हूं, मेरी पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, बहुत बड़ी चीज होती है यार। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी जब काम करना होता है तो दे नीड हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। तो यस सर, उनको ऐसा ही जोश चाहिए एकदम, तो उनको हेल्प चाहिए सरकार की। एंड सरकार का काम ये नहीं कि अड़ंगा डाल दे, सरकार का काम है कि फैसिलिटेट करे हर एक चीज को। देश के अंदर इस समय जॉब्स की आवश्यकता है, हर जॉब जॉब तो सरकार प्रोवाइड नहीं करा सकती। वी नीड प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो। एट द सेम टाइम वी नीड टू रेगुलेट देम ताकि मनचाही चीज ना कर सके। वी नीड टू डू इंक्लूसिवनेस ताकि मैक्सिमम लोगों को ले सकें। एजुकेशन पहुंचानी है ताकि मैक्सिमम बच्चे उस काबिल बन सके कि उस जॉब में जा सके, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बन सके। उसके लिए क्या करना है? सरकार प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर। हमारा काम है चीजों को फैसिलिटेट करना, इतना स्मूथ कर देना कि अपने आप चीजें चलने लगे। ऐसा सिस्टम बनाना जो मेरे या तुम्हारे जाने के बाद भी काम करे। तुम जाके एक इंसान की वहां मदद कर दोगे आज, उससे कुछ नहीं होने वाला, जनसंख्या देखो देश की, लेकिन तुम एक ऐसा सिस्टम बना देते हो जो उस जैसे हजारों की रोज उसी तरह की मदद करे, और जब तुम वहां पोस्टेड नहीं हो उसके बाद भी करे। दैट विल डिसाइड कि तुम कितना अच्छा काम कर पाए या कितने अच्छे ऑफिसर बन पाए। और इस चीज का अपॉर्चुनिटी तुम्हें केवल सिविल सर्विस में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कोई सी भी सर्विस हो, देयर आर अराउंड 24-26 सर्विसेज, हर किसी का एक ही यूनिकनेस है, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लार्ज। एक बार में 4-4, 5-5 हजार तुम्हें पहली पोस्टिंग में आके लोग रिपोर्ट करेंगे। तुम्हें मैन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तुम अपने आप में एक अच्छे मैनेजर बन जाओगे, खुद भी सीखोगे और अपने आप की खुद की पर्सनल क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं वो भी जानोगे।
तो ये जो जॉब है, इट इज नॉट ओनली गुड प्रोफेशनली, इट इज ऑल्सो गुड पर्सनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। दौड़ाती रहेगी दिन से रात तक, पतले रहोगे। ठीक है, बैठ के कहीं बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें। और ये सारी चीजें मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को करीब अभी 3.5-4 महीने का ही अनुभव हुआ है सर्विस ज्वाइन किए। मैं मसूरी में लबासना में था, फाउंडेशन कोर्स मैंने किया वहाँ पे। और वहाँ पे हमें यही होता था, हम सुबह 5 बजे उठते थे, शेविंग करनी होती थी, 5:30 अंगूठा लगता था, ग्राउंड में रिपोर्ट करना होता था। और फिर आपकी कसरत चालू होती है। 10-10 किलोमीटर रोज भगाते हैं सुबह 5:30 बजे। आज सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, मसूरी में स्नोफॉल हुआ है, तो मैंने कहा आज क्लास की छुट्टी है। बोलते नहीं यार, फिसलते रहे लेकिन भागते रहे। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। मैंने कहा अच्छा फिर, तो ये यही है बस, जो है सो है। सुबह उठते हैं 5:30 बजे, भागते हैं, आते हैं 7:30 तक, 7:15 तक, 1 घंटे का टाइम मिलता है। अब तो हर किसी को एक रूम में एक ही मिल गया। जब हम लोग फाउंडेशन में थे तो एक रूम में 2 जन होते थे। मैनेजमेंट सिखाता है ना ये सब आपको। फिर आप फिर फटाफट जाते हो, 8:30 बजे आपका ब्रेकफास्ट चालू होता है ऑफिसर्स मेस में, यू हैव टू गो लाइक दिस। इसी तरीके से आपको जाना होता है। अदरवाइज वहाँ पर घुसते ही डोर के सामने एक लाइफ साइज मिरर लगा है जिसमें लिखा है एम आई प्रॉपरली ड्रेस्ड। अगर मैं नहीं हूँ तो वहाँ साइड में एक बंदा खड़ा रहता है, बहुत पोलाइटली कहता है सर आप ड्रेस नहीं है, प्लीज वापस जाइए। सर जाइए, सर जाइए। किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक तरीके से ट्रैकिंग है। क्योंकि जो गंगा हॉस्टल है वो यहाँ है, तो जो कर्मशाला में जो मेस है वो वहाँ है। तो ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है पूरा। तो मतलब ये समझ लो कि एक बार पहुंचने में आदमी 3 बार रुक जाता है रास्ते में। ऐसा है वो। क्योंकि वो टेरेन ही ऐसा है एकेडमी का। यहाँ तो कर्मशिला है, फिर बीच में ज्ञानशिला है, फिर गंगा एकदम घाटी के अंदर है। फिर एक सिल्वर वुड हॉस्टल है जो एकदम ही बाहर है सबसे। वहाँ से वहाँ के बच्चे जो होते हैं अपने सूटकेस वगैरह इस हॉस्टल में रख जाते हैं कि वहाँ तक जाना नहीं हो पाए तो कभी बीच में बंदर अटैक कर देते हैं। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी है वहाँ पे। तो वो सारी ऑपरेशनल डिफिकल्टीज क्रॉस करके आना पड़ता है तैयार होके, और फिर ऊपर से हो जाए बर्फ, जिसमें कोई कोई यहाँ फिसल गया, कोई वहाँ फिसल गया। बट एनी वेज दैट इज द फन पार्ट। आपको सिखाते बहुत हैं। 9:30 बजे आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, 5 बजे तक आपकी खिंचाई चलती है। इमेजिन, अगर आपको लग रहा है आप लोग को अभी पढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ना, अभी तो केवल एग्जाम पढ़ना है, उसमें से भी चीजें पता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किताबें क्या है। तब आपको पढ़ना पड़ेगा 6 सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट। ये 6 सब्जेक्ट वहाँ पढ़ने पड़ते हैं। और यूपीएससी वाला नहीं, डेप्थ में पढ़ने पड़ते हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, पॉक्सो, जुवेनाइल एक्ट, हर तरह के एक्ट जो आपको काम आएंगे। इकोनॉमिक्स में फॉरेन ऑथर्स की पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कल को आपको कर लगा दिया वहाँ पे तो इकोनॉमिक फंक्शन कैसे करती है। पता नहीं होगा तो पॉलिसी कैसे बनाओगे। हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री को पढ़ना इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज जहाँ हम हैं वो इस वजह से है क्योंकि हमारा एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है। हमारे कल्चर के प्रति एम्पैथी लाने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ था पास्ट में, है ना। हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है, लॉ पढ़ना पड़ता है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ाई तो बस अभी स्टार्ट हुई है, वो तो आगे जाके बहुत बढ़ जाएगी। और दैट विल मेक यू अ बेटर ऑफिसर। देखो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप रियलाइज करें कि आप कहाँ आए हैं। आप ही के जैसे बच्चे हैं जो एग्जाम क्रैक करके वहां पहुंचते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज द पोटेंशियल। पहुंचेगा वही जो एग्जाम की नफ्स समझ पाएगा। ठीक है, इस रूम में से अगर 10 बच्चे कल को निकलते हैं, क्रैक करते हैं, एंड यू वांट टू बी अमंग्स दोस 10, तो आपको समझना पड़ेगा एग्जाम क्या चीज है, अप्रोच क्या है। तो मैं बस, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो अप्रोच समझा सकूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कुछ वर्क किया है। तो आई वॉन्ट टू शो यू कि हाउ अ सिविल सर्वेंट थिंक्स, हाउ पीपल हु आर मेकिंग द पेपर दे थिंक, और हाउ यू हैव टू थिंक। मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यूज कर रहा हूं तो कोई इशू नहीं है ना। ठीक है, तो इसलिए मैं वो अभी भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और एक मैंने कुछ नोट्स बनाए थे इसके कि इंटरव्यू में जब जाते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रीलिम्स से पहले से आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो क्योंकि जब आप तैयारी चालू करते हो तो प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवाइज कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, जब तक वो सही तरीके से नहीं करोगे तब तक सब बकवास है, सब बेकार है। आप एनसीईआरटी बनी हुई है, खुद की एनसीईआरटी छाप दोगे कल तक। इतने लोग मैंने देखे एनसीईआरटी के नोट्स बना लेते हैं, लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लेते हैं, इतने नोट्स हो जाते हैं कि वो पढ़ना छोड़ो, छपने लायक एक और किताब बन जाती है उनकी। बहुत प्राउड हो जाता है उनको फिर, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता।
पीएचडी कर लेते लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो पॉइंट क्या है फिर? पीएचडी करनी थी, जाते किसी अच्छे जेएनयू वगैरह से करते, जहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट वगैरह मिलती। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या हो गया है प्रीलिम्स में, एक जमाने में कट ऑफ इतनी ऊंची नहीं जाती थी, अब चेंज ये हुआ है कि स्टडी मटेरियल सबके पास अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी, दुकानों पे भी। तो एक एवरेज बच्चे का नॉलेज मैटर कंटेंट वगैरह ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कुछ सालों पहले। तो कंपटीशन बड़ा है, सीधी बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल, है ना? कंपटीशन इसलिए बड़ा है तो कट ऑफ भी बड़ी है। तो आपको, और ये मत सोचना कि पेपर टफ था इसलिए कट ऑफ ऊंची गई थी। इस बार हो सकता है, देखो पेपर इजी हो तो कट ऑफ ऊंची जाएगी ही जाएगी, लेकिन पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझे मैंने क्या कहा? पेपर हो सकता है अगली साल भी टफ हो लेकिन कट ऑफ ऊंची ही रहे, क्योंकि बच्चे तो उनको कुछ चाहिए, कुछ क्या कहते हैं, 8-9 हज़ार बच्चे चाहिए होते हैं उनको, अब वैकेंसी क्योंकि कम हो गई है, तो वो तुक्के से निकले या पढ़ाई करके निकले उतने निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनमें आना ही पड़ेगा। तो आप ये स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल सकते कि पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, और आप एग्जाम हॉल में सोच रहे हो टफ है, रिस्क लेते ज़्यादा हो सकता है कट ऑफ नीचे जाएगी, ये सब नहीं करना है। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। So before we start, just remember one thing. The whole point of this exercise is to know the approach. ठीक है, कैसे पढ़नी है, कैसी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बस ये अप्रोच समझने के लिए हम ये पूरा देख रहे हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा है हाउ टू फेस इंटरव्यू। उसके अंदर पहली चीज आप देखोगे ये क्वेश्चन नंबर 1 रिप्लाई, उससे निकला क्वेश्चन नंबर 2 रिप्लाई, उससे निकला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो आपसे सवाल पूछा गया कि बजट के अंदर एमएसपी को लेके क्या प्रावधान दिया गया है। आपने कुछ जवाब दिया कि वो 50% जो है वो ऐसी कुछ इंक्रीज कर दी गई है, तो उससे दूसरा सवाल बन जाएगा फिर कि एमएसपी क्या होती है, हमें एमएसपी चाहिए क्यों, फिर जवाब दोगे, फिर बोलोगे कि किसानों की, फिर आप बोलोगे क्योंकि उनको बराबर दाम नहीं मिल पाता है, मुआवजा नहीं मिल पाता है जब वो ग्रो कर रहे हैं उसका, तो वो बोलेंगे क्यों नहीं मिल पाता है, कमियां क्या क्या हैं, फिर कुछ कमी दिला बताओगे, तो उसमें से एक सवाल बन जाएगा। पढ़ाई भी ऐसे ही करनी है, कल को नोट्स बनाते हो तो जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें से सवाल निकालो, उसका जो जवाब आएगा उसमें से सवाल निकालो, और ऐसे जब करते जाओगे ना तो तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। नाउ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, करंट में एक दिक्कत ये रहती है सबको कि कवर कितना करना है, ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है, करो, ठीक है, जो समझ में आए कर लो, सब में एक ही न्यूज़ आ रही है, और आपस में डिस्कस तो करते ही रहोगे, तो जो छूट जाएगा वो दोस्त बता देगा, जो उसका छूटेगा वो आप बता दोगे, और डिस्कस करना बहुत जरूरी भी होता है। आइसोलेशन में सिविल्स की तैयारी करोगे तो अपना सिलेक्शन का चांस रिड्यूस कर दोगे, ऐसा नहीं कह रहा सिलेक्शन होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ चांस रिड्यूस कर दोगे। आइसोलेशन में मत करो, दोस्तों के साथ बैठो, एक कंबाइंड रिवीजन सेशन करो, और उससे चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, दोस्त बहुत सोच समझ के बनाना। यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, यार एक गर्लफ्रेंड पटा लेते हैं, वो भी तैयारी करेगी मैं भी तैयारी करूंगा, दोनों का निकल भी जाएगा, फैमिली भी बन जाएगी, म्यूचुअल सिम्बायोसिस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है गुरु। ठीक है, प्यार करना है करो, लेकिन यूपीएससी को बख्श दो। ठीक है, जो करना है करो, यूपीएससी के नाम पे मत करो, उसके कंधे पे बंदूक रख के मत चलाओ। ठीक है, दोस्त बनाओ, वो बनाओ जो वाकई में सीरियस है और जो पढ़ेगा। ठीक है, ये नहीं है कि साथ में बैठे हो, महफिल जम रही है ग्रुप स्टडी के नाम पे, साइड में गुलाम अली साहब चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सीरियस स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ बैठो और रिवीजन करना है, और रिवीजन बहुत क्विक होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के लिए पढ़ लो कोई भी एक मैगजीन 12 महीने की, उससे ज़्यादा आवश्यक क्या है कि आप टेस्ट लगाएं, और कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लगाएं। अब वो आपको करना है, ज्वाइन करना है या मार्केट से खरीदनी है, दैट इज़ योर हेडेक। काबिलियत है खरीद लो, काबिलियत नहीं है टेस्ट ज्वाइन मत करो, काबिलियत है ज्वाइन कर लो, नहीं है खरीद लो। मैंने आज तक कभी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कोई फायदा नहीं है, मार्केट से खरीदो, टेस्ट लगा लो, पीछे आंसर होते हैं मिला लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दिस इज योर डिसीजन, लेकिन टेस्ट लगाने बहुत जरूरी है। और टेस्ट लगाने का तरीका क्या होता है, एक टेस्ट में कितने सवाल होते हैं, 100 सवाल होते हैं। एक टेस्ट सीरीज के अंदर कितने टेस्ट होते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 35। ठीक है, इमेजिन करो 35 टेस्ट हैं। ठीक है, 35 टेस्ट ही हो गए,
यानी कितने 3500 सवाल हो गए, ये 3500 सवाल हो गए ना। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज का एक चीज याद रखना हमेशा, इट इज नॉट अ टूल टू असेस योर प्रिपरेशन लेवल। समझ रहे हो? इट इज नॉट अ टूल टू असेस योर प्रिपरेशन लेवल, इट इज जस्ट अ टूल टू स्टडी। कि बहुत डिफरेंस है इसमें, बहुत छोटा सा, लेकिन समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी चीज ये है। मैक्सिमम बच्चे टेस्ट क्यों नहीं लगाते, वो सोचते हैं भाई एक बार कोर्स कंप्लीट कर लूं फिर लगाऊंगा, कोर्स कंप्लीट कर लूं फिर लगाऊंगा। एक हफ्ता बचा है प्रीलिम्स को, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, किसी का नहीं होता है यार कोर्स कंप्लीट, ये ह्यूमन नेचर है, हम कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। मर्फीज लॉ कहते हैं इसको। 95% आपका प्रोजेक्ट जो है फुल स्पीड से होगा, 95 से 98 में मैक्सिमम टाइम लग जाएगा, 98 से आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, कंप्लीट ही नहीं होगा कोर्स आपका। आपको टेस्ट लगाते रहना है। अभी जाओ खरीदो और आज के बाद टेस्ट कॉपी लगानी चालू करो। उसमें क्या होगा ना, टिक करो जो आता है, जो नहीं आता है छोड़ो, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब रिवाइज करोगे तो सारे 100 के 100 सवाल रिवाइज करोगे, आंसर याद रखे जाएंगे। फिर 2 दिन बाद वही टेस्ट लगाओगे और उसमें 100 में से 100 आने चाहिए। समझे? पहली बार में 20 बने कि 2 नंबर बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रट लो सारे जवाब। अगली बार में 100 में से 100 आने चाहिए। 100 में से 99 या 98 आ रहे हैं तो मतलब वो सवाल जिसमें नहीं आ रहे उस सवाल को अलग से लिख लो डायरी में कि ये नहीं आता है मुझे, ये हर बार धोखा देता है, ये पाकिस्तान की तरह है, इसको अलग से लिख लो। ठीक है, समझ रहे हो? 3500 सवाल रटे होने चाहिए बॉस। फिर जाओ मेंस में, प्रीलिम्स में कम से कम 60-70 इसी में से आएंगे, रटे हुए हैं ना। और रिस्क नहीं लेनी है किसी को, मान लो किसी का आखिरी अटेम्प्ट है, आप में से तो नहीं है लेकिन कुछ लोग होते हैं इनका आखिरी अटेम्प्ट होता है, दे कैन नॉट टेक रिस्क। तो उनको ये है कि 3500 की जगह 2 टेस्ट सीरीज लगाओ, 7000 सवाल रट के जाओ, कैसे नहीं रुक निकलेगा प्री यार। पॉसिबिलिटी है कितनी कम हो जाती है, 7000 सवाल लगा रहे हो, समझ भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, जो बार बार याद नहीं हो रहा लिख भी रहे हो, अपने आप में एक पढ़ाई हो गई, अपने आप में एक कोर्स मॉड्यूल हो गया वो। उसके बाद तो इतनी एनालिसिस आ ही जाती है कि कैसे गैस करना है एग्जाम में, कैसे निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसलिए ये टेक्निक आप यूज करेंगे प्रीलिम्स में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इस एग्जाम को लेके बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब वो देशविद भगत सिंह टाइप आ जाते हैं कुछ। भाई भगत सिंह ने एग्जाम नहीं दिया था, पेट्रियट था, बिना एग्जाम दे ही देशभक्ति कर सकता था, करके दिखाई उसने। तुम्हें करनी है करो, एग्जाम देना तो एग्जाम दो, दोनों चीजें फालतू में मिलाओ मत। ठीक है, एग्जाम को एग्जाम की तरह देखो, वेरी प्रैक्टिकली वेरी रैशनली, जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो ज्यादा इमोशनल भक्त आते हैं ना, देश बदल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं देश बदल पाओगे तुम। तुम्हें एक जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा वही बदल पाओगे। ठीक है, तुम दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाओगे, डिपार्टमेंट से फोन आएगा क्या भाई अपना काम कम पड़ गया है, अपने में रहो। ठीक है, जो ये थोड़ी चीजें हैं जो पिक्चरों से हम देख देख के सीख जाते हैं, समाज में फैली हुई है, तो हमारे दिमाग में वो एनकोड हो चुकी है कि मैं जाऊंगा मैं सब बदल दूंगा, क्रांति ला दूंगा मैं, एकदम क्रांति ला दूंगी मैं। ऐसा नहीं, क्रांति नहीं ला पाओगे मैडम। ठीक है, को फंसा देगा, खनन खनन माफिया आके फंसा देगा मिट्टी या बजरी की रेत के उसके अंदर, करियर और बर्बाद हो जाएगा आपका। इमोशनल लोग की सबसे पहले ऐसी तैसी होती है सर्विस में जाके। बटेरे एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं, देख लो सिविल सर्वेंट्स के जो दुखी है अपने लाइफ से। क्यों? बहुत ज्यादा वो था उनको, तड़प थी अंदर से, जुनून था अंदर से। टैक्टफुलनेस होना बहुत जरूरी है, जुनून को रखो, लेकिन एक मौका होता है, एक टाइम आता है, तब उसको यूज करना चाहिए। जो ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं ना, उनका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, हो भी जाएगा सिलेक्शन तो उसके बाद वो अच्छे सक्सेसफुल ऑफिसर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल ऑफिसर बनने के लिए आपको भी वेरी प्रैक्टिकल, पढ़ाई भी वेरी प्रैक्टिकल होकर करनी है। अब वो क्या होते हैं, मतलब तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, पढ़ फैज अहमद फैज को रहे हैं। ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा यार, एग्जाम नहीं निकलेगा उससे। वो सोचोगे कि नहीं हम ऐसे थॉट लाएंगे देशभक्ति के, इंटरव्यू में बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी लोग पढ़ रहे हैं सही चीज और वो निकल जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इमोशनल होकर मत पढ़ो, एग्जाम को एकदम प्रैक्टिकली लो। ठीक है, ये प्रॉमिस करो सबके सब। ठीक है, निकलना है सिलेक्शन इस क्लास में से, इस बैच में से अगर 10-15 बच्चे निकलने हैं तो बहुत प्रैक्टिकली होकर डील करना पड़ेगा। ठीक है, कूल। प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लगा लिए, करंट अफेयर हो गए। तीसरा टेम्परामेंट है। देखो टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है, इसमें मैंने लिखा है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, इमोशनली वुलनरेबल नहीं होना है। कि आपके इमोशंस को यूटिलाइज करके कोई तुम्हें मतलब हाँ,
ठीक है, होते हैं ऐसे लोग कुछ। अभी हम लोग ले रहे थे जब मॉक इंटरव्यू, तो उसमें भी एक कैंडिडेट था जिसको कोई चीज़ जिससे वो डिसअग्री करता था, जो सजेशन दिया गया था बोर्ड के द्वारा, तो वो कहता है ये तो मैं नहीं करूँगा, भले मुझे 0 नंबर दे दें वो। तो ये गलत इसलिए है क्योंकि मेरे भाई, अगर तू इस फीलिंग से आया है तो आता ही नहीं। कोई किसी और की सीट खा के आ रहा है और तैयार है सुसाइड करने को 0 नंबर लेके, कोई और जो बहुत मेहनत कर रहा था बेचारा कई सालों से, मान लो उसका आखिरी अटेम्प्ट था, वो आ जाता, कम से कम वो ये तो नहीं कहता 0 नंबर दे मुझको। ठीक है, तो ये क्या है, ये इमोशनली वुलनरेबल है लड़का, है ना। ये आगे जाके भी काम करेगा तो उसमें बहुत कठिनाई होगी उसको, है ना। उसका करियर आगे हो नहीं पाएगा, उसको पोस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी। जब पोस्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी, जो आप जो शपथ लेते हैं ना एंट्री करने में, शपथ ली जाती है, वो शपथ नहीं पूरी कर पाओगे। शपथ होती है देश की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। सस्पेंड होगे तो तुम शपथ भी पूरी नहीं कर पा रहे हो अपनी। यू आर गोइंग अगेंस्ट इवन योर ओन इथोस। समझ के देखो प्रैक्टिकली, सीधी बात है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है, एम्पैथी होनी बहुत जरूरी है। एम्पैथी ये होती है, सिंपैथी क्या होती है, एम्पैथी सिंपैथी में कोई बताएगा अंतर क्या होता है। यस, अपने आप को उसकी जगह पे रखो, समझो उसकी दुविधा क्या है और फिर उसका सोल्यूशन निकालो। केवल ये पिटी नहीं दिखानी है किसी को यहाँ पे। स्वाभिमान सबका होता है। तुम अफसर बन गए हो इतने बड़े, तो तुमसे कुछ और स्मार्ट एक्सपेक्ट किया जाता है। पिटी तो हर दूसरा व्यक्ति दिखा देगा। तुम्हारा काम ये है कि ऐसा सिस्टम तैयार करो कि उसके जैसे व्यक्तियों की संख्या कम हो। ठीक है, तो एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, स्पिरिट ऑफ सर्विस होना बहुत जरूरी है। सर्विस में आ जाने के बाद सडनली क्या है, क्लास इंक्रीज हो जाती है। लोगों को लगता है अब तो सब हमारे नौकर बन गए हैं। ठीक है, हमें आके गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, हमें खाना फ्री में खिलाया जाएगा, हमें गिफ्ट मिलाए जाएंगे, हमारी टिकट फ्री में बुक हो जाएगी। कुछ नहीं है भैया कि मैं अब टोल में जाऊंगा पैसे नहीं दूंगा, टोल गेट मेरे लिए अपने आप खुल जाएंगे। ये इससे जा रहे हो अगर, तो तुम्हारा करियर डेफिनेटली डूबेगा। आज इतना मीडिया में छाए रहते हैं सारे, आजू बाजू मीडिया रहेगा, आजू बाजू सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, कैमराज हैं, किसी ने भी रिकॉर्ड करके डाल दिया, तुम्हारा करियर वहीं खत्म है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क अपने आप हो जाओगे अगर स्पिरिट ऑफ सर्विस है तो। ठीक है, सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है। फिर क्या है, इंटरनल मोटिवेशन। इतनी ज्यादा कठिनाई आएगी ना इसको ज्वाइन करने के बाद, इसलिए कह रहा हूँ समझ लो किस चीज में आ रहे हो। प्राइवेट जॉब जो होता है ना बहुत आसान होता है, एक डेस्क जॉब मिल जाएगा, पता चल जाएगा ये प्रोजेक्ट करना है, ये काम करना है, इतने महीने में होगा, और वही कर दोगे। सिविल सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत क्या है वो भी तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, सोल्यूशन क्या है वो भी आइडेंटिफाई करना है, और कोई श्योरिटी नहीं है कि अगला ट्रांसफर कब आएगा। ठीक है, ठीक है। और मीडिया लगा रहेगा आगे पीछे, कर क्या रहे हैं कर क्या रहे हैं, और पूरे टाइम फील्ड पे रहना है। और तुम्हारे खुद के डिपार्टमेंट के लोग जो होंगे वो पैसे खा रहे होंगे, वो करप्ट होंगे, और तुम्हें उन्हीं से काम कराना है क्योंकि मैन फोर्स की कमी है। तो उनसे तुम फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, तुम्हें उन्हें मोटिवेट करके काम कराना होगा। और ऐसे मौके भी आएंगे जहां तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि एक कॉम्प्रोमाइज कल को जाके बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, तो वो कैसे टैक्टफुली डील करना है वो भी तुम्हें करना होगा। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। तो उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल कुछ काम नहीं करेगा, ना किसी की कविता काम करेगी, ना किसी की पोएम। अंदर से भाव होना चाहिए कि यार ये करना था, ये काम मेरे जीवन को मकसद देता है, ये काम जो मैं दिन से रात तक करता हूँ उससे मेरे जीवन का मकसद पूरा होता है, तभी कर पाओगे। इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है, आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। समझ गए हैं आप लोग। सोशल स्किल्स, लीडरशिप, सेल्फ अवेयरनेस। लीडरशिप और पावर। पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जॉब का इंट्रीकेट पार्ट है पावर। पावर के कई सारे मायने होते हैं, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, दोनों ही बहुत क्रिटिकल है। नेगेटिव पावर यूज करनी नहीं है। विच पावर की डेफिनेशन ये होती है कि आपके ऊपर दूसरों का बिहेवियर चेंज करने का इन्फ्लुएंस हो, दैट इज कॉल्ड पावर। खुद का तो कर ही लोगे, पावर आप यूज करोगे, और आपके यूज कर, हाँ, पावर आप यूज करोगे और ऐसे यूज करोगे कि अगला एम्पावर हो। समझ रहे हो। एम्पावर का मतलब होता है अंदर से शक्ति आना, उसको काबिल बनाना। कल हम अगर स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं महिलाओं का, उनको एक जॉब दिलवा रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिल रही है, तब ना जाके वो अपना सम्मान जो डिजर्व करती हैं ले पाएंगी। तो आपके पास पावर है, रिसोर्सेज है, आपके पास टीम है प्लानिंग करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, आप वो करके उन महिलाओं को एम्पावर करोगे। ये इक्वेशन होनी चाहिए पावर और एम्पावर की। ठीक है। और पावर का खेल ये है बॉस, इस सर्विस में आने के बाद पावर तो मिलेगी, थोप दी जाएगी,
और उसको नहीं यूटिलाइज करना भी पाप है। अगर आपके पास पावर है और आप बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो सीट किसी और को जाती है जो शायद काम कर रहा होता, तो आप खा रहे हो पब्लिक का पैसा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सर्विस को भी बदनाम कर रहे हो। सो अलग, आपको दी गई है पावर, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू यूज दैट पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। तो पावर तो यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सोशल स्किल्स, लीडरशिप, लीडरशिप लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब व्हाट टू आंसर वर्सेस हाउ टू आंसर, देखो ये जो चीज है ना, ये मेंस में भी काम आएगी, ये इंटरव्यू में भी काम आएगी, प्रीलिम्स में नहीं आएगी क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। व्हाट वर्सेस हाउ, क्या वर्सेस कैसे, ठीक है, ये अप्रोच होती है। मैं आपसे सवाल पूछूं कि गवर्नेंस क्या है, ठीक है, और आप उसके जवाब दे दें ये गुड गवर्नेंस है, वो तो हो गया क्या। लेकिन आप एग्जाम्पल दें कि ऐसे मैं गुड गवर्नेंस करूंगा, सीसीटीवी लगा के डार्क एरियाज में जहाँ पे लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, उन एरियाज को मॉनिटर किया जा सकता है, उन एरियाज के अंदर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, डिजिटलाइजेशन कर दिया, फिंगरप्रिंट लगा दिया, उसके थ्रू वी कैन इंश्योर कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो पंक्चुअल हैं, ठीक है, आए जा सही टाइम से रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाओगे तो समाज में अवेयरनेस आएगी। स्कूलों में, कॉलेजों में जाके अगर वर्कशॉप करा रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी को लेके या फिर क्लीनलीनेस और स्वच्छता को लेके, तो वो बच्चा रैपर नहीं फेंकेगा और अपने पापा को भी बोलेगा पापा डस्टबिन में डाल के फेंको, क्यों अनपढ़ों जैसा व्यवहार कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मैंने तरीके बताए, कैसे बताया, क्या नहीं बताया मैंने, क्या तो उसको पता है एग्जामिनर को, वो आपसे कुछ दूसरी चीज एक्सपेक्ट करता है। अपने उदाहरण देने की आदत डालो, उदाहरण एग्जाम से 2 दिन पहले याद नहीं आएंगे, सुपरमैन नहीं हो, ठीक है। कहीं भी दिखें लिखो, एक डायरी, एक नोटबुक, इसी चीज को समर्पित करो। जहां अच्छा उदाहरण दिखे, अखबार में, टीवी में, आसपास, खुद के गांव में, शहर में, सोसाइटी में, समाज में, लिख लो उसको। एग्जाम में कोट करना, एथिक्स के पेपर में लिखना, इंटरव्यू में बताना, और खुद क्या कर सकते हो वो भी, लेकिन खुद ना बह जाना। ये भी याद रखना कि तुम्हारा धर्म है, धर्म क्या होता है, फिलोसफी स्टूडेंट है सारे, धर्म क्या होता है, धर्म माने रिलीजन नहीं होता, नैतिक कर्तव्य क्या है आपका, वो धर्म होता है। तुम्हारा नैतिक कर्तव्य सबसे बड़ा क्या है इस बार, सिविल सर्विस क्रैक करना, ये तुम्हारा धर्म है। अपने आप से शपथ लेके आए हो, माँ बाप से शपथ लेके आए हो, भेज रहे हैं कोचिंग में, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को यहाँ पे लगा के तुम्हारे अंदर निवेश किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है कि बच्चा कल को बनेगा, समाज के काम आएगा, केवल हमारे खुद के नहीं। बहुत नोबल काम है, उस चीज को समझो। हर किसी को मौका भी नहीं मिलता है, बच्चे काबिल हैं लेकिन मौका भी नहीं मिल पाता क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तुम लोग कर पा रहे हो। मेक श्योर इट काउंट्स, मेक श्योर इट कन्वर्ट्स। धर्म है तुम्हारा, अब तुम जाके कल को झाड़ू लगाने लग जाओ स्वच्छ भारत के नाम पे, पौधा रोपण करने लग जाओ वंस इन अ वाइल, ठीक है, रोज करोगे, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर धर्म, ठीक है। तुम्हारा धर्म सबसे पहले ये है कि तुम एग्जाम क्रैक करो। तो आ, ये कैसे, क्या वर्सेस कैसे, तो कैसे जो है वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स बताने हैं। सिमिलरली इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कुछ सवाल बड़े कंट्रोवर्शियल टाइप पूछ दिए जाते हैं। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि यूपी के अंदर पुलिस ट्रिगर फ्रेंडली हो गई है, और जब देखो एनकाउंटर्स की बात आती रहती है, आपकी पोस्टिंग हो जाती है एसपी लखनऊ की, तो आप क्या करेंगे, कुछ बदलेंगे या आपको लगता है ठीक है। अब ये सेंसिटिव क्वेश्चन है, कैसे डील करोगे। डील करने का तरीका सिंपल है, सर कानून के हिसाब से चलेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी मारेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, गलत पाए जाएंगे जेल जाएंगे, गलत नहीं पाए जाएंगे तो वो मुजरिम डिजर्व करता था मरा। सब रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही होगा, कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा, दैट्स इट, सिंपल। कैसे कराओगे ये बताया है तुमने, लीगली जब तक चलोगे, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट लॉ, जब तक इसको बैकिंग में लेके चलोगे कुछ गलत नहीं है। एनएसए की बात आ रही है, अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, कल के में था शायद, कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की एक्ट है, उसके अंदर वो थोप दी जाती है कई सारे लोगों के ऊपर और फिर उनको पकड़ लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। फिर ना तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 का सपोर्ट मिलता है, ना उनको सीआरपीसी सेक्शन 50 का सपोर्ट मिलता है। उनको बिना आधार बताए किस आधार पे उनको पकड़ा गया है 5 दिन तक रखे जा सकते हैं, लॉयर को कंसल्ट करने की उनको परमिशन नहीं होती। एक ही रीज़न होता है कि वो प्रिवेंट कर सके अगला क्राइम, ठीक है। तो इसकी बड़ी आलोचना होती है कि एनएसए का जो लॉ है, ये बहुत मतलब अभी की मॉडर्न सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हिसाब से है नहीं, रिग्रेसिव लॉ है, इसको हटा देना चाहिए। तुमसे अगर पूछा जाएगा कल को कि तुम क्या सोचते हो, तो तुम बोलोगे कि यार हम तो एग्जीक्यूटिव में हैं, लॉ बनाना ना बनाना हमारा काम है ही नहीं, ठीक है। जब तक लॉ बना हुआ है तो लॉ किसने बनाया है,
उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया है। ओपिनियन तो आप जो सुन रहे हो वो डिसेंट की ओपिनियन है, वो माइनॉरिटी ओपिनियन। एक मेजोरिटी ओपन कंसर्न भी है मेजोरिटी ओपिनियन, वो चाहती भी कि ऐसे लोग अंदर जाएं, तभी ना वो लॉ बनाए, तभी ना उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाए हैं। तो हमें सारी चीजें देखनी चाहिए और उस लॉ को हटाना नहीं चाहिए, रिफॉर्म कर देना चाहिए। क्लियरली गाइडलाइन में बता दो कि किस किस केस में हम लॉ यूज करेंगे, उसी केस में लॉ यूज करेंगे, और फिर वो गाइडलाइन बना के हर पुलिस थाने में भेज दो। इस तरीके से उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हाउ, अप्रोच क्या है वो देखनी है। ठीक है, समझ गए? ठीक। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइसेक्ट योर रिप्लाई। अपने रिप्लाई को खोलो, जितने पर्सपेक्टिव से दिखा सकते हो, जितने डायमेंशन से दिखा सकते हो। तुम्हारे पास एक सवाल आया, क्लाइमेट चेंज क्या है, तुम दनादन चालू हो गए। सबने पढ़ा है ना एनसीईआरटी में बचपन से कि क्लाइमेट चेंज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, समुद्र पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, कोस्टल कम्युनिटी डूब जाएगी, नई नई बीमारियां आएगी, फार्म्स के अंदर बड़ा नुकसान होगा, फूड सिक्योरिटी की टेंशन हो जाएगी, तरह तरह की चीजें हैं। जितना लिंक कर सकते हो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा काम है उसको डाइसेक्ट करना। उसको बोलो क्लाइमेट चेंज के 5 कारण है, ठीक है, और फिर पॉइंट बाय पॉइंट चलो। जब तुम पहली लाइन में कह दोगे 5 कारण है, ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनर है ना उसको पता चलेगा कि लड़के का स्ट्रक्चर क्लियर है, पता है इसको भी है उसको भी है। लेकिन जो पैराग्राफ में लिखे जा रहा है ना, उसमें एग्जामिनर को पढ़ने में ज़्यादा जोर आएगा, उसको ढूंढने पड़ेंगे पॉइंट्स आपके पैराग्राफ से, भले आप अंडरलाइन कर दें, उसको ज़्यादा जोर आएगा। मेरी मम्मी खुद लेक्चरर है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में बॉटनी की, वो खुद कॉपियाँ चेक करती हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं मम्मी से पूछता था कि कौन सी कॉपी अच्छी है, मम्मी कहती थी ये अच्छी है क्योंकि बच्चे ने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, हमारे लिए चेक करना बहुत ईजी है और दिखता भी है कि इसको आता है तभी इसने लिखा है। इससे एक सीख और मिलती है, सारे सवाल नहीं आएंगे मेंस में, लेकिन छोड़ने नहीं है जो नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उसको पैराग्राफ में लिखो, उसमें कहानी लिख सकते हो, छोड़ना नहीं है, लिखना है। लेकिन पैराग्राफ वाली स्किल वहां यूज करो, घुमाओ फिराओ जो करना है, कुछ नहीं आता है सवाल लिख दो वापस से रिपीट करके, एक्टिव का पैसिव कर दो, पैसिव का एक्टिव कर दो, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें यार। बच्चे इमोशनल होते हुए बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, मेरे एथिक्स के खिलाफ है। ऐसा होता है। अब तुम नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा एग्जाम भी नहीं निकलेगा, फिर तुम एथिक्स लेके चलते रहो। एथिक्स तो तब काम आएंगे जब किसी पोजीशन में पहुंच जाओगे, नहीं तो क्या, स्केल थोड़ी बड़ा सोचो, छोटा क्यों सोच रहे हो यार, है ना? अपना घर सुधार पाओगे, कुछ बन जाओगे तो पूरे समाज का घर सुधारोगे। तो आप लोगों को लिखना कैसे है, लिखने के लिए डाइसेक्ट करो, पॉइंट बाय पॉइंट चलो। और कोई सवाल अगर नहीं भी आता है तो उस मुद्दे को 4-5 चीज़ों से एनालाइज करने की कोशिश करो। एक पॉलिटिकल एंगल निकाल लो, एक एनवायरमेंटल एंगल निकाल लो, एक इकोनॉमिक एंगल निकाल लो, एक सोशल एंगल निकाल लो, ठीक है, एक वुमेन वाला एंगल निकाल लो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वी ऑल वांट कि वुमेन रिलेटेड सेंसिटिविटी बढ़े, तो एक जेंडर वाला एंगल निकाल लो, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड वाला कंबाइंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से एक एथिक्स वाला एंगल निकाल लिया, तुम्हारा अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। भले तुमने पढ़ा नहीं है लेकिन तुम्हारा आंसर अच्छा, ढांचा अच्छा तैयार हो जाएगा, 1-2 नंबर तो उसमें मिल जाएंगे। सिविल सर्विसेज के अंदर आधा नंबर भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मेरा फाइनल स्कोर था 1020, उस 1020 पे 12 बच्चों की रैंक थी, 12 बच्चे एक ही नंबर पे थे, और मेरी रैंक 340 है, ठीक है। जब ऊपर जाते हो तो एक एक नंबर पे बहुत बहुत बच्चे होते हैं। इमेजिन आधे नंबर से क्या होगा, तो आधे नंबर से तुम्हारी सर्विस चेंज हो जाएगी, तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, तुम्हारा कैडर चेंज हो जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट 35 ईयर्स का कोर्स जो है ना वो चेंज हो जाएगा आधे नंबर से। इतना जब ज़्यादा स्टेक है तो कैन यू अफोर्ड लिविंग अ क्वेश्चन? यू कैनॉट अफोर्ड। आधे नंबर से तुम लिस्ट से बाहर हो जाओगे यार, 1 साल के लिए वापस घर पे आ जाओगे, 1 साल की सैलरी चली जाएगी यार तुम्हारी, 1 साल की ट्रेनिंग चली जाएगी तुम्हारी, है कि नहीं? तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज टू बी डन। उसके लिए भी बताऊंगा कैसे करना है, बच्चों का पेपर ही नहीं पूरा हो पाता है तो स्पीड कैसे लाते हैं वो भी बताऊंगा। ये समझ गए पॉइंट बाय पॉइंट? कोई बताएगा हम लेक्चर कितने बजे स्टार्ट किए थे? ठीक है, पौन घंटा हुआ है अभी। ठीक है, छठा पॉइंट आपके लायक नहीं है, सातवां भी नहीं है। नवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट जंप टू द पॉइंट। ये इंटरव्यू के लिए है, मेंस के लिए ऐसा नहीं होता है। मेंस में जब सवाल आता है तो इंट्रोडक्शन में आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है सवाल का, ठीक है। अब जैसे अगर सवाल मान लो इस बार मेंस में ऐसा कुछ आया कि हाउ कैन वी सॉल्व द इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि सवाल आ किधर से रहा है। अभी अभी अटैक हुआ है, हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, तो आपको वो कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा कि इस तरह का बहुत दर्दनाक और सैड घटना हमारे देश में हुई जिससे पूरा देश दहल गया, और उस संदर्भ में हम
आगे सोचना चाहिए हमको कि हम कश्मीर में क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम का उपाय निकले। ठीक है, यह आपको इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप चलिए मेन कंटेंट के अंदर। इंटरव्यू में ये नहीं करते, इंटरव्यू में आप डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। वो आपसे पूछेंगे क्या सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन बताओगे, सर अर्जेंट में ये कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कर सकते हैं। मैंने डाइसेक्ट कर दिया और फिर मैं बढ़ गया आगे। अगर मैं डायरेक्ट चालू रहता दनादन तो उसको पता ही नहीं होता कि जाएगा किधर, तो वो बीच में रोक देगा मुझको। अब मैंने बोल दिया सर 2 पॉइंट है, तो वो वेट करेगा दूसरे पॉइंट के लिए भी। ठीक है, अनलेस आप पहला पॉइंट में पूरी गीता लिख दो। तो आपको वेरी बहुत ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, क्रिस्प होना है, पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। ठीक है, मेंस में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन इसलिए देना कि आप कंटेक्स्ट बिल्ड कर रहे हो, आगे क्या आने वाला है आंसर में वो आप एग्जामिनर को पहले की 2-3 लाइनों में बता रहे हो, फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हो और फिर एक कंक्लूजन दे रहे हो। कंक्लूजन प्रैक्टिकल होना चाहिए एकदम। ठीक है, सिविल सर्वेंट है आप, बैटमैन नहीं है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंजलि आईएएस को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।